नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करार करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। संविधान पीठ के चारों न्यायाधीशों जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवाई, ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम ने मामले पर केंद्र के फैसले को सही ठहराया, जबकि जस्टिस बी वी नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। नोटबंदी के खिलाफ 3 दर्जन से भी ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत से यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे बाद ही ये पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे। विमुद्रीकरण के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने भी याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि केंद्र का ये फैसला गलत और त्रुटिपूर्ण है, जिसे शीर्ष अदालत ने आज खारिज कर दिया। नए साल के मौके पर दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की हुई मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि लड़की की बॉडी को 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। फिलहाल जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उन्हें 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो पीड़िता के परिवार के लगातार संपर्क में है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त को पूरे मामले की जांच और आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पानी का इस्तेमाल किया। गुस्से से भरे लोगों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला की गाड़ी को तोड़ डाला। इस बीच भाजपा ने पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही राजनीति पर उनकी आलोचना की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली संबोधित कर इसकी शुरुआत कर दी। भाजपा के अध्यक्ष ने मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में भी रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि जो महाराष्ट्र अपनी शौर्य वीरता के लिए जाना जाता था, आज सत्ता के लिए उस समय की उद्धव की शिवसेना ने उन लोगों का साथ दे दिया जिनके खिलाफ बाला साहेब लड़ते रहे। भाजपा अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार के काम की तारीफ की। जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से राज्य में 4.25 लाख करोड़ का एफडीआई आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक तक भाजपा को मजबूत करेंगे। अपने संबोधन के बाद उन्होंने चंद्रपुर के महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करने के साथ अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियना में अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $2.5 बिलियन है और 150 से भी अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑस्ट्रिया से द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत घने कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में आज दिन में हल्का कोहरा देखा गया। सुबह घने कोहरे के कारण ज्यादातर हिस्सों में विजिबिलिटी घट गई, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेन लेट हुई। ट्रेनों को लेट होने से लोगों को स्टेशनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सभी शहरों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बिहार में भी शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर के कारण कई जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। कोहरे के कारण हवाई जहाज की उड़ानें और ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं पर कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के मद्देनजर स्कूलों में पढ़ाई के समय में परिवर्तन किया गया है। राजधानी लखनऊ में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों में पढ़ाई 2 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगी। मध्य प्रदेश के भी कई भागों में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने दिन और रात का पारा तेजी से गिराया है। प्रदेश में सबसे ठंडा दतिया रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कहा कि मिलेट वर्ष के रूप में प्रस्तावित 2023 को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का तेजी से विकास हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन के नए युग में दिल्ली वासियों का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में चर्च धर्मांतरित ईसाइयों पर एक बार फिर आदिवासी समाज को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने बैठक कर धर्मांतरण के खिलाफ विरोध जताया। राजस्थान के पाली में रेल हादसा हो गया। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में ट्रेन के 8 डिब्बे प्रभावित हुए हैं। यह हादसा जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमदरा सेक्शन के बीच पेश आया है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कप्तान शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी है। प्रभावित यात्रियों को गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए बस का भी प्रबंध किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल शाम 4 लोगों की हत्या के बाद पीड़ितों में से एक के घर में एक IED विस्फोट हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पीड़ितों को इलाज के लिए GMC राजौरी में भर्ती कराया गया है, जहां एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह के अनुसार एक और संदिग्ध IED देखा गया है, जिसे सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन का संचालन कर रहे हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सांबा में लोगों ने पाकिस्तान के नापाक हरकत के खिलाफ नारेबाजी की। BSF के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर की कमालपुर चौकी पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखा। सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन की ओर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर भाग गया। NCC का गणतंत्र दिवस शिविर 2023 शुरू हो गया है। आज सर्वधर्म पूजा के साथ शिविर की शुरुआत हुई। इस NCC के गणतंत्र दिवस शिविर का उपराष्ट्रपति 7 जनवरी को विधिवत उद्घाटन करेंगे। देश के कुछ भागों में बीते 4 दिनों से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। औसतन 200 से ज्यादा कोविड के केस दर्ज किए जा रहे हैं। कोविड के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भी कोविड की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। कोरोना पर नियंत्रण रखने के लिए 6 देशों से आने वाले यात्रियों की एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट डालना अनिवार्य कर दिया गया है। रैंडम सैंपलिंग में अब तक 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए थे। भारतीय शेयर बाजार में साल 2023 के पहले कारोबारी दिन यानी कि 2 जनवरी सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 327 अंक की बढ़त के साथ 61,167 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 92 अंक की तेजी के साथ 18,197 के स्तर पर आ गया। नए साल के पहले कारोबारी दिन आज सोमवार को सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली।
2 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 246 रुपये महंगा होकर 55,113 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी 435 रुपये महंगी होकर 68,527 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में नए वर्ष के पहले कारोबारी सत्र में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सोमवार को 14 पैसे की गिरावट के साथ 82 रुपये 75 पैसे अस्थायी तौर पर प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 2.94% चढ़कर 85.91 डॉलर प्रति बैरल रहा। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान बिजली क्षेत्र को 43.27 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की। ये सालाना आधार पर 11% अधिक है। नए साल की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान अलग अलग तरीकों से लोगों को मोटे अनाजों के फायदे के बारे में जागरूक किया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आज कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, क्योंकि महंगाई में नरमी और निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही उपभोक्ता मांग भी इसको गति देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 में 6.8% से लेकर 7% की गति से बढ़ने का अनुमान है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। देश में बेरोजगारी की यह दर 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले अगस्त 2021 में बेरोजगारी दर 8.32% थी। दिसंबर 2021 में ये 7.91% और नवंबर 2022 में 8% थी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 2 सालों में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। इस बात की जानकारी S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के डेटा में दी गई। PMI डेटा के अनुसार दिसंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर 57.8 हो गया, जो नवंबर में 55.7 था। ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्लेटफॉर्म अपग्रेड ने बताया कि 10,000 से अधिक छात्रों ने अपना ऑनलाइन कोर्स पूरा किया और ग्रेजुएशन किया। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक स्वनियामकी व्यवस्था बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थित उनके पते का सत्यापन अनिवार्य करने का प्रावधान नियमों के मसौदे में किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने कहा है कि प्रमुख ब्याज दरों को कम करने के लिए 2023 में कदम उठाए जाएंगे। वीरसिंघे ने कहा कि श्रीलंका की मुद्रास्फीति की दर नवंबर में 61% से कम होकर दिसंबर में 57.2% हो गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर ने कहा कि उच्च ब्याज दरों ने मुद्रास्फीति को नीचे रखा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने पर दरों में कमी की जाएगी। नवंबर 2022 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने प्रमुख उधार दर को 15.5% पर बनाए रखने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कमजोर वैश्विक गतिविधियों का हवाला देते हुए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वर्ष 2023 को चुनौतीपूर्ण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2023 एक कठिन वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन में मंदी का संकट मंडरा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 से 8 जनवरी तक ढाका लिट फेस्ट के 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। इस लिट फेस्ट में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह समेत दुनिया भर की 500 से भी ज्यादा साहित्य से जुड़ी शख्सियतें हिस्सा ले रही हैं। ढाका लिट फेस्ट के 175 से ज्यादा सेशंस में विज्ञान और तकनीक पर चर्चाओं से लेकर बच्चों और युवाओं के लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं इस दौरान फिल्मों की स्क्रीनिंग, थिएटर, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पहले तूफान और फिर भारी बारिश की वजह से बड़े इलाके में बाढ़ आई हुई है। सैक्रामेंटो नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में खेत और सड़कें जलमग्न हो गए। कैलिफोर्निया में नए साल की शाम से पहले शुरू हुए तूफान की वजह से 2 लाख से भी ज्यादा घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है। अल्मीडा काउंटी के पास हाईवे पर कई जगह गड्ढे और भूस्खलन देखने को मिले। युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दम घुटने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्राजील में लुला डी सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। लुला डी सिल्वा ने अक्टूबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कड़े मुकाबले में तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लुला ने संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए अमेजन रेन फॉरेस्ट के संरक्षण और बढ़ती असमानता जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर लुला डी सिल्वा को हार्दिक बधाई। मैं उनके तीसरे सफल कार्यकाल की कामना करता हूं और भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने की आशा करता हूं। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा को बदलकर नए साल के पहले दिन यूरो को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के रूप में अपना लिया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक ने इस दौरान राजधानी ज़ग्रेब में यूरो के जरिए कॉफी का बिल भी चुकाया।
क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। क्रोएशिया यूरो को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। इससे पहले कुना क्रोएशिया का आधिकारिक मुद्रा रही है। मेक्सिको के उत्तरी शहर सिउदाद जुआरेज के एक जेल में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले का फायदा उठाते हुए 30 कैदी जेल से भाग निकले। जेल में हमले के बाद अज्ञात हमलावर बख्तरबंद गाड़ियों से भाग निकले। मरने वालों में 10 जेल गार्ड और सुरक्षा एजेंट शामिल हैं। इसके बाद जेल के भीतर कैदियों में लड़ाई छिड़ गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को यूक्रेन के सैन्य ड्रोन उत्पादन स्थलों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के हमलावर ड्रोन के उत्पादन को बाधित कर दिया, साथ ही ड्रोन के प्रक्षेपण स्थलों को भी नष्ट कर दिया। रूस ने पिछले एक दिन में यूक्रेन पर 31 मिसाइल दागे और 12 हवाई हमले भी किए। तो वहीं यूक्रेन की वायुसेना कमान का कहना है कि उसने रात भर में 45 ईरान निर्मित ड्रोन को नष्ट किया। भारतीय क्रिकेट टीम कल से 2023 अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से करेगी। दोनों टीमें 3 जनवरी से 3 T20 और बाद में 3 वनडे मैचों की भी सीरीज खेलेंगी। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत को आईसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेरम मिलने ने पाकिस्तान और भारत के आगामी दौरों के लिए व्हाइट बॉल टीम से अपना नाम वापस ले लिया है। साइना नेहवाल ने दुबई में होने वाली एशियाई मिश्रित टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाले राष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। भारोत्तोलक खिलाड़ी बिंदिया रानी 55 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बन गई हैं। बिंदिया ने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज खेले गए पहले मुकाबले में भारत के 15 साल के खिलाड़ी मानस धामने को अमेरिका के माइकल मूह के हाथों 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, जहां उनका फैंस के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। रैली ड्राइवर कार्लोस सैंज ने 2023 की शुरुआत दकार रैली अपने शुरुआती चरण में जीत के साथ की, जबकि अमेरिकी रिकी ब्रेबेक ने बाइक्स श्रेणी में शुरुआती चरण में जीत हासिल की। इंग्लिश गोल्फर बैरी लेन का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। बैरी ने 1988 और 2004 के बीच 5 आधिकारिक यूरोपीय टूर इवेंट जीते थे। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को साल के पहले ही दिन चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा है। फ्रेंच फुटबॉल लीग में PSG को लेंस के हाथों 1-3 से शिकस्त झेलनी पड़ी। प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने एक रोमांचक मुकाबले में टॉटनहैम को 2-0 से हराकर लीग में 12वां स्थान हासिल कर लिया है। प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मुकाबले में चेल्सी को नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद चेल्सी लीग में 8वें स्थान पर आ गया है। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को ला लीगा में घरेलू मैदान पर एस्पिनियाल के साथ ड्रॉ खेलना पड़ा। दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में 1-1 की बराबरी देखी गई। साउथ सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रोथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम थिएटर्स में 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो रही है। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की फिल्म नानी 30 का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। साउथ में ये मृणाल की दूसरी फिल्म है। तरुण राज अरोड़ा अपनी नई वेब सीरीज धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र विद तरुण राज अरोड़ा लेकर आ रहे हैं, जो 17 जनवरी 2023 को उनके ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाएगी। साल 2023 की बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक रणबीर कपूर अभिनीत एनिमल का फर्स्ट लुक जारी किया गया। फिल्म को लेकर एक्टर प्रभास ने रणबीर के लुक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सुपरस्टार बताया। साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड दीवा दीपिका पादुकोण पहली बार फिल्म प्रोजेक्ट की में साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर स्टारर ऊंचाई की OTT प्लेटफॉर्म G5 पर 6 जनवरी को स्ट्रीम होने की तैयारी है। ये फिल्म सिनेमाघरों में अपना कमाल दिखा चुकी है और अब OTT पर अपना जलवा बिखेरने के लिए आ रही है। जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार 2 का कुल कलेक्शन 333 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। अजय देवगन की दृश्यम 2 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने अब तक 234 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। आलिया भट्ट ने साल 2022 में एक्टर रणबीर कपूर से शादी के चंद महीनों बाद ही मां बनने की घोषणा करके सनसनी मचा दी थी। एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा कि उन्हें करियर के पीक पर बेटी राहा को जन्म देने का कोई अफसोस नहीं है। तुनिशा शर्मा की हत्या के मामले में आज यानी सोमवार को शीजान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने दावा किया कि तुनिशा के उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ये बहुत गर्व